पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई कब। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? 1901, 1801, 1853 या 1856? देखिएगा, बताइए भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई। देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में ये जो रेल सेवा है, भारत में रेल सेवा, देखिएगा सबसे पहली बात तो है कि ये भारत में जो रेल सेवा है ये विकसित किसके द्वारा की गई? ये भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। तो याद रखिएगा, भारत में जो रेल सेवा विकसित की गई है वो अंग्रेजों द्वारा है। पहला वन लाइनर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भारत में रेल सेवा किसके द्वारा विकसित की गई? याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। अच्छा, इस रेल के जनक कौन है? रेलवे के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे जनक कौन है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरी बात, भारत में ये जो रेल सेवा है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? तो याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। भारत में जो पहली बार रेल चली थी वो कहां से लेकर कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा, बंबई से ठाणे के मध्य। बंबई से ठाणे के मध्य। और पहली बार ये जो रेल सेवा हुई ये बंबई से ठाणे के मध्य कितने किलोमीटर? तो याद रखिएगा, 34 किलोमीटर। आपके एग्जाम के लिए यहां से इंपॉर्टेंट 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1853। पूछा आपको यह भी जा सकता है कि भारत में रेल सेवा किन के द्वारा विकसित की गई? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा है? अंग्रेजों द्वारा। भारत में रेल सेवा के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। पहली बार जो रेलवे चली वो कहां से लेकर कहां तक? बंबई से ठाणे के मध्य। और कितने किलोमीटर? तो याद रखिएगा, लगभग आपके 34 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल सेवा विकसित करने का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा क्यों प्रारंभ की थी? इसका उद्देश्य था कम समय में ज्यादा व्यापार। याद रखिएगा, ये और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कम समय में ज्यादा व्यापार। कम समय में ज्यादा व्यापार, ये इसका क्या था? उद्देश्य। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, असम या फिर उत्तर प्रदेश? कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? देखिएगा, जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपके हेली नेशनल पार्क। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हेली नेशनल पार्क, जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका प्राचीन नाम क्या था? याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1936 में। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी? याद रखिएगा, ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में। कहां पर है ये? उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हो गए आपके सामने कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका प्राचीन नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 1936 में। एक फैक्ट ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, और जैसे गुजरात है तो यहां पर जो है वो है आपके गिर नेशनल पार्क। याद रखिएगा, कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, एशियाई बब्बर शेर के लिए। एशियाई बब्बर शेर के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क, जो कहां है? गुजरात में। असम की बात करते हैं तो यहां पर जो है वो है आपके, याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा। ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा है
उसके लिए कौन सा, याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और वो कहाँ है, असम में। यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक याद रखिएगा दूधवा नेशनल पार्क, नाम से इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है कि भारत में दूधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यूपी के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। और गुजरात के अंदर कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी, बताइए कौन सा है, बताइए। हाँ, केरल में देखिए ओडिसी नृत्य की बात करते हैं तो ये तो कहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा ओडिशा का। ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है वो तो कहाँ का है, ओडिशा का। कुचिपुड़ी नृत्य ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये है आपके आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। ये जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का। और जो कथकली है ये आपके कहाँ की है, याद रखिएगा केरल। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। कथकली कहाँ का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी नृत्य याद रखिएगा ओडिशा का। अच्छा, एक आप कहेंगे सर कथक कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का। ठीक है, जैसे आपको एक और पूछा जाता है बिहू नृत्य कहाँ का है, कोई कमेंट करके बताएगा बिहू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बिहू नृत्य बताइए, बिहू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। बिहू बताइए, बिहू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये क्या है, देखिएगा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ हुए थे, याद रखिएगा ये हुए थे लंदन में। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा लंदन में। ठीक है, हाँ, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है ना रेमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा इनका आयोजन किया गया था, रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए थे, याद रखिएगा 3। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3। कब कब हुए थे, तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। देखिएगा आपको पूछा जाए कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वन लाइनर क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे, गांधी जी ने भाग लिया। आपको पूछा जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो फिर याद रखिएगा वो है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों के अंदर भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जबकि गांधी जी ने कौन से, तो याद रखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो कब हुआ था, 1931 में। यहां पर पूछ रहा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो आप कहेंगे वो है 1932 में। ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, और यहां से हम बहुत सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं। पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। देखिएगा एक बार हम ये संपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिएगा भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल वे वाइसराय, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। देखिएगा, देखिए आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों की एक कंपनी आई थी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर केवल व्यापार करने आई थी। उस कंपनी का कोई ना कोई मुख्य भारत के अंदर होगा, उसी के तहत ये पद बने थे गवर्नर,
फिर आगे चलकर गवर्नर जनरल, और फिर आगे चलकर क्या बन गया था, वाइसराय। वाइसराय का तात्पर्य होता है उपराजा। राजा इंग्लैंड में बैठा है लेकिन उसका जो प्रतिनिधि है वो भारत के अंदर है, किस रूप में, याद रखिएगा, वाइसराय। अब देखिएगा यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से होते हैं, देखिएगा। एक तो आपके सामने लिखा जा रहा है बंगाल, क्या है, बंगाल। सबसे पहले याद रखिएगा, पूछा जाता है आपको कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, और एक क्वेश्चन बनता है बंगाल का लास्ट गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन थे। फटाफट कमेंट करिए, आप में से कौन बताएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, और नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन। अच्छा, इसी प्रकार से आपको फैक्ट पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, और पूछा जाता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन। चार क्वेश्चन है आपके सामने डायरेक्ट, बताइए। सबसे पहले बंगाल की बात, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, याद रखिएगा, बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइवे। रॉबर्ट क्लाइवे का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था, रॉबर्ट क्लाइवे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर है, और यही बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये थे बंगाल के अंतिम गवर्नर और यही बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी तक केवल और केवल ये बंगाल के ही थे, इसके बाद में ये बने थे भारत के। अब यहां से क्वेश्चन आता है आपके डायरेक्ट भारत से रिलेटेड, कैसे, देखिएगा, यहां पर आपको पूछा जाता है, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यहां पर पूछा जाता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन। दो फैक्ट है आपके सामने, याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वही बने हैं जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यही जो लॉर्ड कैनिंग है यही बने हैं आपके भारत के प्रथम वाइसराय। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन। और इसके बाद में क्वेश्चन बनता है आपके सामने एक और, वो पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन। तो आपको याद रखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको वापस समझिएगा एक एक बिंदु को, देखिएगा, चर्चा हमारी जो है वो गवर्नर जनरल और वाइस राय से संबंधित चल रही है। ये सारे के सारे फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हमने चर्चा की है कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइवे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट क्लाइवे।
अंतिम कौन गवर्नर थे बंगाल के? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वही बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, यही बने हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यही बने हैं आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल यानी कि गुलाम भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग बने हैं भारत के प्रथम वायसराय। जब आप 1857 संग्राम पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, तो गवर्नर जनरल की जगह एक नया पद आया, कौन सा? वायसराय, जिसका तात्पर्य होता है उपराजा। राजा इंग्लैंड में बैठा है, उसका प्रतिनिधि भारत में है, वायसराय उपराजा। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इसके बाद में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगला फैक्ट है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट लाइन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब बताइए ये सारी चीज क्लियर हुई? एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया। यहां से आपके एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनाता है और प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता भी है, स्टार लगा लीजिएगा। अब वो चाहे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर से हो, बंगाल के अंतिम गवर्नर से हो, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल से हो, या बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल से हो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से हो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से हो, या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल से हो। ठीक है, एक ही बात है। चलिए आगे चलूं मैं, क्लियर है सब? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की रहने वाली है? ये अभी करंट के अंदर चर्चा का विषय थी, इसीलिए आपको पता होगा प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्मृति मंदाना है ये किस राज्य की रहने वाली है? देखिएगा चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है, अभी आपको पता होगा कि महिला प्रीमियर लीग आईपीएल की तरह पर हुआ था ना, WPL महिला प्रीमियर लीग। इस महिला प्रीमियर लीग के अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी थी ये। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? याद रखिएगा स्मृति मंदाना। और इनको आरसीबी रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर ने, याद रखिएगा 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा था। और स्मृति मंदाना का संबंध किस राज्य से? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। स्मृति मंदाना चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो महिला प्रीमियर लीग हुआ था उसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी थी, किस टीम की ओर से? याद रखिएगा आरसीबी। और कितने में खरीदा था? तो 3.40 करोड़ रुपए में। और ये क्वेश्चन एग्जाम ने अभी किसी स्टेट के अंदर पूछ रखा है, इसलिए आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलें फिर। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सागर माथा का एक नेपाली नाम क्या है? सागर माता का खाली जगह का एक नेपाली नाम है मकालू, लोत्से, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। चलिए देखिएगा, आप सब जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपके माउंट एवरेस्ट। और ये जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 8848 मीटर। ये एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको नेपाल के अंदर क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा सागर माता। लेकिन याद रखिएगा इसी माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा देवगिरी। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा देवगिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन और है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला
बता सकते हैं आप? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय जो महिला है वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। कब की बात है ये? तो याद रखिएगा 1984 की बात है ये। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। आपको एग्जामिनर यहां से कोई ना कोई फैक्ट पूछेगा जरूर कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है आपके सामने 8848 मीटर। याद रखिएगा नेपाल के अंदर इसे क्या बोलते हैं? सागर माता। संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? देवगिरी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? याद रखिएगा बछेंद्री पाल। और ये कब? तो याद रखिएगा आपके 1984। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नागर शैली का दशा अवतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागर शैली के अंदर निर्मित जो दशा अवतार मंदिर है वो, देखिएगा हमारे भारत में मंदिर निर्माण शैली की यदि मैं चर्चा करूं, भारत में मंदिर निर्माण शैली, भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है ये दो प्रकार से आप पढ़ते हैं। एक तो उत्तर भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो बने हुए हैं नागर शैली में, उत्तर भारत के अंदर मंदिर की शैली में है, नागर शैली में। जबकि याद रखिएगा दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बने हैं वो बने हैं द्रविड़ शैली में। वो किस शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, इनमें अंतर क्या है? यदि मैं एक अंतर की चर्चा करूं तो दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं इनके जो द्वार होते हैं वो विशाल होते हैं, जिन्हें गोपुरम बोलते हैं। आप यदि कोई साउथ की मूवी देखते हैं, जैसे बाहुबली देखी होगी आपने, तो मंदिर का जो गेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसे गोपुरम बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ उत्तर भारत के अंदर नागर शैली की यदि हम चर्चा करते हैं तो इनके शिखर है वो विशाल होते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, नागर शैली और द्रविड़ शैली से यदि कोई मिक्स मंदिर बनता है तो फिर वो बैसर शैली कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां हमसे पूछा जा रहा है कि नागर शैली का जो दशा अवतार मंदिर है किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो दशा अवतार मंदिर है ये यूपी के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। यूपी के अंदर है, ललितपुर के देवगढ़ में। यहां पर ऑप्शन कौन सा है? देख लीजिएगा, देवगढ़ है। ठीक है, ये जो दशा अवतार मंदिर है याद रखिएगा ये किसे समर्पित है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भगवान विष्णु को। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि दशावतार मंदिर किस काल के अंदर निर्मित है? तो याद रखिएगा गुप्त काल में। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तीनों प्रकार के, कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस राज्य में है? याद रखिएगा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। और ये किस काल से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुप्त काल से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे देखिए बाघ परियोजना है, जैसे कौन सी है? याद रखिएगा बाघ परियोजना है। वैसे आपके सामने हाथी परियोजना है, हाथी परियोजना। जैसे लाल पांडा परियोजना, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? जैसे आपको पूछा जाए घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब हुई? घड़ियाल परियोजना, बताइए इनकी शुरुआत कब कब है? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल, देखिएगा बाघ परियोजना की यदि हम चर्चा करते हैं तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो है 1973। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसा आपके सामने पूछा गया है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई। सीधा आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो कब है? याद रखिएगा 1973। हाथी परियोजना की जो शुरुआत है वो कब की गई है? कमेंट करके बताइए, तब तक हम और देख लेते हैं। जैसे आपके सामने है लाल पांडा परियोजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाल पांडा परियोजना की जो शुरुआत है वो हुई है 1996 के अंदर, याद रखिएगा। और आपको पूछा जाए कि घड़ियाल परियोजना की जो शुरुआत है तो याद रखिएगा 1975 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये याद रखना आपको,
याद रखिएगा बिल्कुल। हाथी जो परियोजना है इसकी शुरुआत है 1992 के अंदर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक गेंडा परियोजना भी तो है, कौन सी है? गेंडा परियोजना, ये भी आपको याद रखना है कि भारत में गेंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा गेंडा जो परियोजना है वो है 1987 के अंदर। 1987 के अंदर कौन सी परियोजना है? याद रखिएगा गेंडा परियोजना, ठीक है, 1987। तो ये 5 परियोजनाएं हैं आपके सामने, आशा उम्मीद है पांचों ही आपको याद हो गई होगी। देखिए बाघ परियोजना, अच्छा इससे रिलेटेड एक और याद रख लीजिएगा कि बाघ परियोजना यानी कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है वो व्यक्ति है कैलाश सांकला, और कैलाश सांकला का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है, कैलाश सांकला, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973, हाथी परियोजना की जो शुरुआत है वो है 1992, लाल पांडा परियोजना की जो शुरुआत है वो है 1996, घड़ियाल जो परियोजना है याद रखिएगा 1975, और गेंडा जो परियोजना है 1987। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर, जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म खाली जगहों को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ यह पूछा जा रहा है। देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर जो शास्त्री हैं इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1904 में। कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा मुगल सराय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल बहादुर शास्त्री के 2 नारे हैं, एक नारा था जय जवान जय किसान का, याद रखिएगा जय जवान जय किसान। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने याद रखिएगा भारत छोड़ो जब आंदोलन चला था ना, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, उसके तहत लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। गांधी जी का तो नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो। जबकि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था मरो नहीं मारो। ये था किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने तो कहा था करो या मरो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं मारो। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं याद रखिएगा ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? याद रखिएगा 2 अक्टूबर। आप सब जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को ही जन्म है किसका? गांधी जी का। तो आप कमेंट करके बताइए कि गांधी जी का जो जन्म है वो किस सन में हुआ है, किस सन में हुआ है बताइए। तो यहां पर चर्चा थी लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है, जो स्मारक है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक है उसे बोलते हैं विजय घाट। इनका जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा विजय घाट। जैसे गांधी जी का है ना राजघाट, वैसे इनका कौन सा है? विजय घाट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।